खैर तो सब इधर देखो भाई, सब यहाँ पे देखो, नज़र आ रहे हैं ना सबको, या जूम कर दूँ? सही, तो आज हमें नेक्स्ट जेएस देखना था। नेक्स्ट जेएस सही, हमारे पास कोर्स आउटलाइन में सही वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट जेएस का। तो हम लोग एक दो प्रोजेक्ट बना के भी देखेंगे, जब हम लोग पढ़ लेंगे शुरू के 1 2 3 प्रोजेक्ट बना लेंगे नेक्स्ट जेएस पे। उसके अलावा हम लोग रिएक्ट पे दोबारा मूव हो जाएंगे। सही, अब देखते हैं नेक्स्ट जेएस है क्या। सही, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? नेक्स्ट जेएस इज पॉपुलर रिएक्ट फ्रेमवर्क। सही, देखो नेक्स्ट जेएस जो है रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। हमने रिएक्ट देख लिया। सही, रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सही, रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और नेक्स्ट जेएस क्या है? रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फ़र्क क्या होता है, किसी को पता है? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क होता है? सही, देखो लाइब्रेरी में ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे पास रिएक्ट की लाइब्रेरी है, उसमें राउटिंग था ही नहीं। सही, और डाटा फेच करने के लिए हम लोग अलग वो कर देते हैं, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देते हैं हम लोग, बहुत सारी लाइब्रेरी जोड़ देते हैं। सही, और लाइब्रेरी का ये होता है तुम अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेमवर्क में ये होता है जैसा उन्होंने तरीका बताया हुआ वही तरीके को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, उसमें तुम कस्टमाइजेबल होता है, लेकिन उनके फॉलो मतलब जो उनका रूल बना हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है। सही, और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि राउटिंग भी इसका अपना है। सही, इसका फैचिंग भी इसका अपना है, ये अपने मर्जी, सारी चीज़ें इसका अपना है। सही, राउटिंग वगैरह सारी चीज़ें इसकी अपनी है। सही, क्या बोल रहा है? दैट एक्सटेंड रिएक्ट कैपेबिलिटीज़। सही, रिएक्ट की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा दिया है ये। सही, जो नेक्स्ट जैसे रिएक्ट के ऊपर बना हुआ फ्रेमवर्क है, सही, ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्ट है, कि रिएक्ट के ऊपर ही बना हुआ है। सही, हम नेक्स्ट जैसे क्यों पढ़ रहे हैं? सही, अगर तुम रिएक्ट की लाइब्रेरी, अगर रिएक्ट का तुम डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो उन्होंने रिकमेंड किया हुआ कि फ्रेमवर्क यूज़ करो। हमारी लाइब्रेरी अगर छोटा एप्लीकेशन है तो यूज़ कर लो, वरना तो कोई सा फ्रेमवर्क यूज़ करो। सही, उसमें नेक्स्ट जेएस का सबसे पहला नाम उसने दिया हुआ है, नेक्स्ट जेएस यूज़ कर लो, या 2 3 ये और नाम दिया हुआ उसने, 2 3 का। सही, रिएक्ट जेएस का जो है कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया फ्रेमवर्क बना के, और भी सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिया उसने। सही, प्रोवाइडिंग पावरफुल टूल्स फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। सही, अब ये देखो, ये जो ये वाला वर्ड है सर्वर साइड रेंडरिंग। सही, यही सारा गेम है, सारा गेम इसी का है। हमारा जो रिएक्ट होता है, सही, हमारा जो रिएक्ट होता है वो कहता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है वो सर्वर साइड रेंडरिंग कहता है। सही, गौर से सुनना, पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि रिएक्ट और उसमें मेन डिफरेंस क्या है नेक्स्ट जेएस पे। सही, अब देखो क्या सीन होता है कि एसईओ का नाम सुना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सही, तुमने वेबसाइट बना ली, सही, तुमने वेबसाइट जो है बना ली है। अब उसको रैंक करने के लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। सही, अब वो होता है कैसे? जो गूगल का बॉट होता है वो सारा डाटा को, जो भी तुम्हारे वेबसाइट के अंदर कंटेंट है उसको स्क्रब करता है, पूरे को रीड करता है डाटा को। सही, उसके हिसाब से फिर वो करता है। सही, लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट साइड पे, मतलब ब्राउज़र पे आके मेरा वेबसाइट चलता है। सही, अगर तुम देखोगे रिएक्ट पे, कोई सही, मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ अपना बना हुआ, या तो मैं नया बना लेता हूँ। सही, मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ, उसके अंदर सच बहुत ज़्यादा स्लो हो गया सिस्टम। सही, सिस्टम गुजर गया। लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर दिखा, रिफ्रेश कर, मुझे अब जाए नाम चेंज हो रहा है, इतना ख़राब हो गया ये। सही, यहाँ मैं एक रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, npx create react। खैर, जब तक ये क्रिएट हो रहा है तो हम आगे इसका वो पढ़ लेते हैं। सही, स्टैटिक साइट जनरेशन।
सही, एक तो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, एक स्टैटिक साइड जनरेशन प्रोवाइड करता है। सही, अगर फर्स्ट कर लो तुमने रिएक्ट नेक्स्ट जेएस पे प्रोजेक्ट बनाया है, अब तुम्हें उसको सी पैनल पे लाइव करना है, मतलब कि तुम्हें नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसा होता है वैसा बनाना है, तो वो भी इसमें बिल्ड में बना के दे देता है ये कि तुम सी पैनल वगैरह पे लाइव कर सको। सही, एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। सही, फुल स्टैक मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। सही, अब इसका जो कोड होता है, सही, इसका जो ऐप राउटर वगैरह होता है, सही, इसमें दो होता है, एक पेज राउटर होता है, एक ऐप राउटर होता है। ऐप राउटर में तुम पूरा बैकएंड का कोड लिख सकते हो, सही, पूरा बैकएंड का कोड लिख सकते हो, लेकिन ऐप राउटर का ये इशू है कि तुम उसको सर्वर क्या नाम है वर्सल के अलावा कहीं पर लाइव नहीं कर सकते। सही, नेक्स्ट जेएस किसका है? वर्सल वालों का है। नेक्स्ट जेएस को वर्सल वालों ने बनाया था। सही, उसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐसी होती है ऐप राउटर की जो सिर्फ वर्सल पे ही वर्क करेगा लाइव करने के बाद, और कहीं और वर्क नहीं करेगा। सही, वर्सल पे तुम लाइव करके अपना डोमेन उसमें पार्क करवा सकते हो। इसका क्या है, इसमें क्या बताया हुआ है? इट इज़ वाइडली यूज टू बिल्ड SEO फ्रेंडली हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन। सही, देखो SEO फ्रेंडली मतलब कि SEO आराम से हो जाता है इसमें। सही, हाई परफॉर्मेंस मतलब कि एक तो हमने देखा था कि रिएक्ट हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लाइट वेट होता है और हाई परफॉर्मेंस होता है। सही, ये उससे भी रिएक्ट से भी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है, रिएक्ट के ऊपर बेस हुआ हुआ है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर इसने ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से रिएक्ट से भी ज़्यादा ये हाई परफॉर्मेंस है। सही, वो कैसे? हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो रिएक्ट होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, ये सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। सही, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ये होता है कि फाइल आके तुम्हारे ब्राउज़र पे कंपाइल होता है, सही, जिससे हमारे एप्लीकेशन में थोड़ा लोड बढ़ता है, लेकिन इसमें ये होता है कि सर्वर से कंपाइल होकर आता है, सिर्फ ब्राउज़र पर रन होता है, तो इस वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा है, रिएक्ट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, अभी वही मैं बना रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मतलब रिएक्ट जो है वो तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। हाँ हाँ, सही, देखो सीन कुछ ये होता है कि एक तो हमारे पास कम कोड लिखना पड़ता है। सही, बंडल बना होता है, काफ़ी कम कोड लिखना होता है। सही, रिएक्ट हम लोग किस वजह यूज़ करते थे कि रीयूजेबल कंपोनेंट होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है। सही, इसमें ही सेम वही सीन है, काफ़ी लाइट वेट ही होता है। सही, लेकिन अब इसमें परफॉर्मेंस क्या करती है, सर्वर से कंपाइल होके आ रहा है, ब्राउज़र पर रन हो रहा है सिर्फ। सही, एक तो लाइट वेट है, रीयूजेबल कंपोनेंट भी है, सारी चीज़ें हैं। सही, रिएक्ट में क्या था, सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग का इशू था, वो इसने हल कर दिया है। बाकी रिएक्ट में सारी चीज़ें हाई परफॉर्मेंस ही थी। सही, और इसमें इसका अपना इमेज का टैग भी है, वो और ऑप्टिमाइज़ करते रहता है इमेज को। सही, वो सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता रहता है, फुली ऑप्टिमाइज है इसका वेब क्या नाम है, इसमें बनी वेबसाइट जो होती है फुली ऑप्टिमाइज होती है, सारी चीज़ें लाइट वेट होती हैं। सही, अब देखना अभी मैं अगर प्रोजेक्ट बन जाए, सही ये वाला बन गया, इसको मैं रन कर लेता हूँ अभी के लिए। सही, अभी मैंने रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाया, तो इसको मैं अभी कोड स्पेस डॉट करके खोल भी लेता हूँ और इसको रन भी कर लेता हूँ। रिएक्ट का ये 19 वर्जन है। सही, अभी न्यू है, मेरे ख्याल से अभी लॉन्च हो गया, पहले उसमें था टेस्टिंग में था, अभी ये लॉन्च हो चुका है। सही, 19.1 हो गया। सही, पहले काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा था, जब हम लोगों ने मेरे ख्याल से स्टार्ट किया तो उस टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था 19 वर्जन पे, तो काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों ने वीक पे ही बनाया था प्रोजेक्ट। सही, 19 हमारे पास इशू कर रहा था, अब नहीं कर रहा है ये इशू। सही, फुली सपोर्ट हो गया इसका। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ स्टार्ट करके। सही, तो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, ये एडिट जो लिखा हुआ है, एडिट SRC, अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ ऐप वाले में, सही, तो ये सारा कंटेंट जो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट कर लो मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना हो। सही, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या होता है, पेज का कंटेंट पढ़ता है गूगल। सही, गूगल जो होता है, गूगल का बॉट पूरा पेज का कंटेंट पढ़ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सही, इसको मैं करता हूँ व्यू पेज सोर्स। देखो यहाँ पे कंटेंट है ही नहीं, नज़ार है, यहाँ पे सिर्फ एक ID वो है डिप बना हुआ है जिसकी ID है रूट, उसके अलावा यहाँ पे कंटेंट है ही नहीं, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या कह रहे हो?
यहाँ पे वेबसाइट में कंटेंट डला हुआ है, एडिट डला हुआ है, SRC ऐप, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सही, अब मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। बस कर लो मैंने कोई एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से कोई वेबसाइट बनाया था, अब मैं चाह रहा हूँ कोई सर्च करे व्हाट इज़ Next.js, तो उसको मेरी वेबसाइट ऊपर दिखाए। सही, मुझे उसको मेरी वेबसाइट ऊपर दिखाए, तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करूँगा। सही, ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि अंदर कंटेंट रीड कर रहा होता है। सही, अंदर कंटेंट रीड कर रहा होता है। यहाँ पे कोई ये SEO वाला पार्टी, किसी ने कभी SEO सीखा हो? सही, उसमें क्या करते हैं, अंदर कंटेंट रीड कर रहा होता है, स्क्रब कर रहा होता है पूरा डाटा कि वेबसाइट में डाटा है क्या। सही, लेकिन अब अगर कोई यहाँ पे आए, इसको स्क्रब करेगा, देखो इसके अंदर डाटा है ही नहीं। जो हमने चीज़ें लिखी थी इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा डिव है। सही, अगर मैं यहाँ पे इसको वो बोलूँ एक्सपेक्ट एलिमेंट, तो देखना यहाँ पे फाइल आगे रन हो रहा है, फाइल आगे कंपाइल हो रहा है, उसके बाद रन हो रहा है, जो मेमोरी में रखा हुआ है। सही, ये सारी चीज़ें आने के बाद रन हो रही हैं। स्टैटिक में तुम जाओगे तो ये सारी चीज़ें इसके बाद आने के बाद रन हो रही है। सही, मतलब ब्राउज़र पे आके कंपाइल हो रहा है। ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है, जिसमें हमें डाटा दिख ही रहा नहीं होता कि अंदर डाटा है क्या। तुम यहाँ पे जाओगे तो बाहर देखोगे तो यहाँ पे एडिट वगैरह जो चीज़ें लिखी हुई थी वो लिखी ही बनी है। सही, इसको मैं हटा के अगर अपने तरफ से कोई कंटेंट लिख दूँ पूरे को हटा के, हाँ हाँ कम, हाँ वो बंडल बन के आता है। सही, बंडल बन के आता है जावास्क्रिप्ट का फाइल, फिर वो ब्राउज़र पे आगे रन होता है। सही, तो देखो यहाँ पे कंटेंट तुम्हें दिखेगा ही, तुम यहाँ पे वो खोलोगे व्यू सोर्स, पेज सोर्स, तो यहाँ तुम्हें कंटेंट दिखेगा ही नहीं। सही, अब किसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करेगा गूगल, जब कंटेंट ही नज़र नहीं आ रहा उसको ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ के ऊपर करेगा। सही, उसके अलावा हमारे पास हेडर टैग होता है। सही, मेटा टैग जो होता है हमारे पास, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत काम आता है। सही, मेटा टैग जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सही, मेटा टैग किस में लगता है, हेडर पे। सही, अब रिएक्ट में ये हेडर लगाना बहुत मुश्किल काम है कि हर पेज के लिए मैं अलग से हेडर लगाऊँ। सही, एक तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके अलावा और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सही, सब में अलग अलग हेडर लगाने के लिए हर पेज में। सही, लेकिन रिएक्ट का अपना हेडर है, उसका Next.js का अपना हेडर है। रिएक्ट में हेडर लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। सही, तो ये SEO फ्रेंडली नहीं होता है। रिएक्ट का जो एप्लीकेशन होता है वो SEO फ्रेंडली नहीं होता है। अगर आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो अपने लिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसी वेबसाइट बना है जिसमें आपको ट्रैफिक लाना है तो उसके लिए तुम्हें Next.js यूज़ करना पड़ेगा। सही, इसमें SEO करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग आते हैं, सही, इसने बताया हुआ कि हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन बनाता है Next.js। सही, अभी हमने सिर्फ रिएक्ट का बना के देखा कि अंदर कंटेंट हमें नहीं नज़र आ रहा। सही, अभी हम Next.js का ही बना के देखेंगे। सही, बिल्ट ऑन रिएक्ट। सही, ये रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा क्या है, इट्स प्रोवाइड सर्वर साइड रेंडरिंग। अभी हमने देखा कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, अभी हमने सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग देखा। हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही थी, वो ब्राउज़र पर रन हो रही थी। सही, एंड स्टैटिक साइट जनरेशन हमने देखा था कि हम लोग बिल्ड बनाते तो हमें स्टैटिक वेबसाइट ही बना के दे देता है ये। सही, इट कम्स विद बिल्ट इन CSS। सही, इसमें CSS भी आराम से तुम लगा सकते हो, जैसे कि हम लोग नॉर्मल CSS लगाते हैं हेडर पे, वो भी तुम इसमें लगा सकते हो। हाईली स्केलेबल, SEO फ्रेंडली फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। सही, ये सारी चीज़ें ऊपर भी लिखा था, पता नहीं नीचे किसने लिखा है। सही, नीचे पॉइंट वाइज इसने डिवाइड कर दिया, पॉइंट वाइज। सही, अब देखते हैं यहाँ पे और काम। सही, इसमें लिखा हुआ है वाई लर्न Next.js। सही, Next.js हम लोग क्यों पढ़े। सही, यहाँ पे इसने बताया है Next.js ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल रिएक्ट डेवलपमेंट। सही, बोल रहा है कि Next.js जो हमें और भी चीज़ें प्रोवाइड करता है रिएक्ट के अलावा। सही, बिल्ट इन राउटिंग। सही, हमने देखा था हम लोग राउटिंग कैसे करते थे। सही, हम लोग एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहे थे, फिर उससे कर रहे थे। यार एक गिलास पानी ले आना, तो पानी रखा हुआ है बाहर। नहीं है। सही, बिल्ट इन जो राउटिंग है और SSR है, SSR मतलब वही सर्वर साइड रेंडरिंग। सही, इसने बताया है कि हम लोग रिएक्ट में जो है नेटिव राउटिंग इस्तेमाल करते थे। Next.js प्रोवाइड क्लीन राउटिंग फंक्शन। गिलास नहीं है, ऐसे ही। अरे कैब इतना छोटा है, 10 बार कैब से पीऊँगा। एक गिलास।
सही, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या करता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और एसईओ को इंप्रूव कर देता है। सही, फास्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेन एक्सेलरेट डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग बिल्ट इन फीचर। सही, बिल्ट इन फीचर इसमें पहले से होता है, मतलब कि बहुत सारी फीचर जो हमें रिएक्ट में इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे अभी हमने देखा राउटिंग वगैरह। सही, तो इसमें पहले से होता है। सही, डेवलपर कैन फोकस ऑन बिल्डिंग फ्यूचर रेदर देन कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स सेटअप। सही, इसने कहा कि डायरेक्ट हमें एप्लीकेशन को बिल्ड करने में फोकस करना पड़ता है, ना कि सेटिंग करने में लगता है, मतलब कि राउटिंग सेटअप करना है हमें। सही, वो हमें नहीं करना पड़ता है, इसमें पेज बेस्ड राउटिंग होता है। सही, अगर लोग देखते हैं इसका प्रोजेक्ट बना के। सही, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। सही, ये सारी चीज़ें ऊपर भी लिखा हुआ था, पता नहीं नीचे किसने लिखा है दोबारा से। खैर हम लोग प्रोजेक्ट इसका डायरेक्ट बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे इसने और भी चीज़ें बताई हुई हैं, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। सही, मैं नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट में आ जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कमांड सेम ही चल रही है। सही, ये रहा कमांड, यहीं पर लिखा हुआ, यहीं से कॉपी कर लो और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको चला लेता हूँ। सही, cd डॉट डॉट करके पीछे आ जाता हूँ। सर इसको रन किया, पूरा कुछ प्रोसेस करना है, मैंने किया यस, और ये मुझसे नाम पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ माई नेक्स्ट ऐप। सही, मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, मैं कह देता हूँ अभी के लिए नो। ESLint यूज़ करना है, मैं कहता हूँ नो। टेलविंड CSS यूज़ करना है। सही, इसके लिए सबको मैं नो कर देता हूँ। सही, अब ये मुझे SRC डायरेक्टरी यूज़ करना है, मतलब कि जितना भी कोड हो SRC डायरेक्टरी के अंदर लिखना है, तो डायरेक्ट जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है, तो मैं नो ही कर देता हूँ। सही, बाई डिफ़ॉल्ट नो हुआ हो तो मैं इसको नो ही कर देता हूँ। सही, अब ये तो ये पूछ रहा है मुझसे ऐप राउटर यूज़ करना है नहीं। सही, ऐप राउटर नेक्स्ट 13 से पहले नहीं था। सही, नेक्स्ट का जो 13 वर्जन उससे पहले नहीं था, उससे पहले सिर्फ पेज राउटर था। सही, ऐप राउटर जो है नेक्स्ट के वर्जन 13 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। सही, अभी के लिए इसको हम लोग कह देते हैं नो। सही, इसको हम लोग देखना हो तो इसको भी देख लेंगे ऐप राउटर को भी। सही, ऐप राउटर हम लोग बैकएंड का कोड भी लिख रहे होते हैं, मतलब कि हम लोग अगर डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन से। सही, एक तो होता है कि जो हमारे पास वो था फायरबेस का डेटाबेस था, वो तो फ्रंट एंड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तुम उसको जावास्क्रिप्ट के फाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो सिंपल होता है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा जो MongoDB है, SQL है, वो सारी चीज़ों को भी तुम कनेक्ट कर सकते हो इससे। सही, टर्बो के लिए पूछ रहा है, मैं इसको कह देता हूँ नो। सही, इम्पोर्ट राइट। सही, जो हुआ मैं इसको डिफ़ॉल्ट फीचर ही रहने देता हूँ। सही, सिर्फ इसको मैंने चेंज किया है ऐप राउटर वाले को, बाकी सबको मैंने किया नो। सर देखो, ऐप राउटर में ना बैकएंड का भी अच्छा खासा वो होता है। सही, बैकएंड मतलब कि सर्वर साइड कंपोनेंट भी होते हैं इसमें। सही, जब तक हमें बैकएंड नहीं आता होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा ये चीज़। सही, हम लोग इसको भी देख लेंगे, पहले इसको देख लें, उसके बाद इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सही, यूएस में पहले से लेआउट बने हुए होते हैं। सही, इसके राउटिंग और जो नॉर्मल पेज राउटिंग है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे, जो इसके मेन चीज़ें हैं। सही, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो हम लोग देख लेंगे। बंजा भाई, कितना टाइम ले रहा है यार। पहली बार तो टाइम लेता है ना मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर सही बन रहा होता है। तो जब तक हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं। सही, नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर वाला मैंने बहुत कभी यूज़ किया है। सही, ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था, अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा मैं पेज राउटर ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि कंपनी में API मुझे बनाई मिलती है। तो अगर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन करना हो तो तुम ऐप.जेएस की तरफ, ऐप राउटर वाले की तरफ जा सकते हो। सही, तो मैं भी तुम लोग के साथ ही सीखूँगा, तो डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐप राउटर बता रहा है, तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पेज राउटर ही बता रहा है कि तुम किसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करना चाहते हो। ठीक है, सही, पेज राउटर भी पढ़ लेते हैं, ऐप राउटर भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही पढ़ लेते हैं हम लोग। सही, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि नेक्स्ट.जेएस जो है रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। सही, जो सारी चीज़ें हमने देख ली है वो बड़ी सारी चीज़ें बता रहा है। कोई बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। सही, इसमें हम लोग बैकएंड का कोड भी लिख सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। सही, यू कैन यूज रिएक्ट कंपोनेंट टू बिल्ड। सही, इसने यही बताया हुआ है कि
रिएक्ट का तुम जो रिएक्ट में यूज़ करते थे सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हो। सही, रिएक्ट में जो सारी चीज़ें यूज़ करते थे वो कर सकते हो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, और नेक्स्ट जेएस का एडिशनल फीचर यूज़ भी कर सकते हो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सही, यहाँ पे इसमें ये बताया हुआ है अंडर द हुड नेक्स्ट जेएस आल्सो एंड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन टूलिंग नीडेड फॉर रिएक्ट लाइक बंडलिंग, कंपाइलिंग एंड मोर। सही, इसने कहा है कि नेक्स्ट जेएस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, जैसे कि बंडलिंग कर लेता है। सही, बंडलिंग हमें पता है क्या होता है। सही, हमने देखा था ना ये कि सही वो बंडल बना देता है कि इस फाइल में कोई सर मैं लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, तो उस फाइल और इस फाइल को और उसका जो मेन चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको मिला के एक बंडल बना देता है। तो वो था हमारा बंडलिंग। और कंपाइलिंग भी कर देता है और मोर। सही, ये बोला और भी सारी चीज़ें। दिस अलाउ यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ कॉन्फ़िगरेशन। सही, इसने कहा कि तुम ये टाइम बचाता है कि तुम लोग को फोकस कर सको अपने एप्लीकेशन बनाने पे और कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने पे, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन ही खुद करके दे देता है। वेदर यू एन इंडिविजुअल डेवलपर और पार्ट ऑफ लार्ज टीम, नेक्स्ट.js कैन हेल्प यू बिल्ड इंटरेक्टिव, डायनेमिक एंड फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। सही, इंटरेक्टिव क्या होता है हमने देखा था पहले भी। सही, जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करे, मतलब मैं बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो पता चले कुछ हो रहा है। सही, डायनेमिक क्या होता है। सही, डायनेमिक ये होता है कि डाटा चेंज हो रहा है, मतलब कि हाथ से चीज़ें नहीं लिखी होती, एपीआई से आ रहा होता है और भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सही, एपीआई से डाटा आ रहा होता है, मैंने खुद से हार्ड कोडेड नहीं लिखा हुआ होता है, वो होता है डायनेमिक एप्लीकेशन। सही, और फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, मतलब कि रिएक्ट पहले से ही फास्ट था, उसको और फास्ट कर दिया इसने। सही, यार फीचर इसने बताया हुआ है। सही, सारे पहले इसने बताया राउटिंग के बारे में। सही, फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग बिल्ड ऑन टॉप ऑफ सर्वर कंपोनेंट दैट सपोर्ट लेआउट। सर्वर कंपोनेंट का यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सही, यहाँ पे हमने चीज़ें तो उसकी खोलेंगे पेज राउटर की। सही, पेज राउटर में सर्वर कंपोनेंट नहीं होते। क्लाइंट साइड सर्वर कंपोनेंट दैट सपोर्ट लेआउट राउटिंग। मेरी पता नहीं क्यों ऐप राउटर का ही बता रहा है। सही, ये सारी चीज़ें जो इसने बताया है ये ऐप राउटर होता है। सर्वर कंपोनेंट होता है, लेआउट बना हुआ होता है, नेस्टेड राउटिंग होता है, लोडिंग स्टेट होता है और एरर हैंडलिंग होता है एंड मोर। सही, ऐप राउटिंग होता है। सही, खैर इसका भी राउटिंग ये होता है कि इसका पेज बेस्ड राउटिंग होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग, कि तुम्हें खुद से राउटिंग करना नहीं पड़ता है, इसका अपना ही राउटिंग होता है। तो इसका जिसने रेंडरिंग बताया हुआ है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी कर सकते हो और सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सकते हो। सही, अगर तुम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हो तुम्हें बताना पड़ता है कि क्लाइंट कंपोनेंट है या सर्वर कंपोनेंट है। विद क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट further optimized with static and dynamic rendering on server with React Next.js streaming on Edge and Node.js runtime। सही, इसने बताया है कि Node.js को यूज़ करता है। सही, हमें पता है Node.js होना लाजमी है। सही, Node.js भी हमने देखा था ना, Node.js क्या होता है। नहीं, मतलब कि किस लिए रन टाइम क्या होता है Node.js का। सही, रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। सही, जावा के वहाँ किसके ऊपर चलता है, ब्राउज़र के ऊपर चलता है, V8 इंजन के ऊपर। सही, तो इसने V8 इंजन को C++ को मिला के इसने एक वो बनाया, Node.js बनाया है, जिसको तुम अपने कंप्यूटर पे ही जिससे जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो Node.js मेरे ख्याल से इसने बनाया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सही, उसने C++ को और क्रोम का V8 इंजन को यूज़ करके एक वो बनाया था Node.js, जो कि तुम्हारे कंप्यूटर में बिना ब्राउज़र के ही जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर देता है। सही, इसमें डाटा फैचिंग बताया हुआ है, स्टाइलिंग बताया हुआ, ऑप्टिमाइजेशन और टाइप स्क्रिप्ट तो इसमें यूज़ कर सकते हो। सही, इसमें बताया है इम्प्रूव सपोर्ट फॉर टाइप स्क्रिप्ट। सही, और भी चीज़ें। सही, यहाँ पे इतना चीज़ें बताया हुआ था, हमने देख लिया बच चुका होगा ना। सही, ये दुख क्यों किया। अभी एरर क्या चीज़ का आया, स्टोरेज, मुझे लग रहा है स्टोरेज का इशू लग रहा है मुझे भी। ये बता, दोबारा कोशिश कर लेता हूँ उनको डिलीट करके। मैंने डिलीट किया।
सही अब बन गया, पता नहीं पहले क्या मसला रहता था, लेकिन अभी बन गया। सही, तो मैं इस फोल्डर के अंदर चले आता हूँ CD, और क्या नाम था, माइनस टैप, उस पर मैं रन कर लेता हूँ। सही, अब ये रन कैसे होगा, npm run dev से होगा। चल रहा था पहले, 3,000 भाई, मैं देख रहा हूँ कि 3,000 चल रहा था। यार हो ही नहीं सकता ऐसे कि दोनों एक ही कोड पे चल जाए। ये मेरे ख्याल से बंद हो चुका है, ये वाला मेरे ख्याल से रुका हुआ है। मैं दोबारा चला के देख लेता हूँ। सही, मुझसे पूछ रहा है कि 3,000 पहले से कुछ और चल रहा है, तो किसी और भी चला दूँ, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। सही, ये 3,001 में चल गया। सही, तो 3,000 ये मेरा रिएक्ट है और ये मेरा नेक्स्ट का। सही, अब दोनों में मैं सेम चीज़ें कर देता हूँ कि दोनों में सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सही, अब देखो इसमें और रिएक्ट में क्या फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं फाइल बेस में। सही, अगर मैं इसमें जाऊँ और इसका भी वो खोल लूँ, जा भाई। सही, तो देखो इसमें और इसमें क्या चीज़ नया है, इसमें क्या चीज़ नया है, सिर्फ दो चीज़ नया है, एक नेक्स्ट config.mjs और एक js config है। सही, इसमें तुम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अपने कि कौन सी चीज़ कैसे लिखा है, कंपाइल टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अगर ये टाइप स्क्रिप्ट तुम यूज़ कर रहे होते तो तुम उसमें एरर इग्नोर करने का भी ऑप्शन दे सकते थे कि अगर तुम एरर इग्नोर करना चाह रहे हो तुम उसके कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हो। सही, इसमें तुम जावा स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इसमें तुम नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो नेक्स्ट config.mjs है। सही, इसमें तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर तुम इसमें से वो बनाना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास बिल्ड बनाते वक्त स्टैटिक वो दे दे, क्या कहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट जो देता है कि तुम कहीं पर ही लाइव कर सको, तो उसके लिए तुम्हारे पास होता है एक्सपोर्ट, मेरे ख्याल से आउट करके होता है, एक्सपोर्ट करके होता है आउट। सही, तो तुम इस तरीके करके तुम इसका बिल्ड बनाओगे, तुम्हें ये स्टैटिक वेबसाइट बना के दे देगा। तो जितने भी तुम नेक्स्ट जेएस के कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम इसके अंदर लिखोगे, और जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन है तुम इसके अंदर लिखोगे। सही, इसके बाद क्या हमारे पास एक स्टाइल थे। सही, हमारे पास ये उसमें नहीं था, अगर तुम रिएक्ट में देखोगे तो स्टाइल का तुम्हारे पास फोल्डर नहीं था, तुम्हें स्टाइलिंग खुद बनानी पड़ती थी। सही, तुम इसमें जाओगे, अब तुम्हारे पास स्टाइलिंग हुआ है पहले से। सही, उसके बाद हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है जो कि हमारे पास उसमें भी था। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट का फोल्डर है। सही, इसके अलावा हमारे पास नया कुछ भी नहीं है। नोट मॉड्यूल भी उसमें था हमारे पास। सही, उसमें SRC था, इसमें हमारे पास पेजेस है। सही, अब तुम पेजेस में जाओगे तो तुम्हारे पास एक API का फोल्डर है। सही, इस API के फोल्डर में तुम बैकएंड का कोड लिख सकते हो। सही, अगर तुम इसमें जाओगे तो तुम्हारे पास देखो इसमें बैकएंड का कोड लिखा हुआ है। इसके लिए अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी तक बैकएंड पढ़ा नहीं है। सही, अब देखो हमारे पास इसमें मेन फाइल कौन सा चलता है। सही, इसमें हमारे मेन फाइल चलता है ऐप वाला। उसमें हमारे मेन फाइल कौन सा चलता था सबसे पहले, जैसे देख लो। सही, हमारे पास रिएक्ट में सबसे पहले कौन सा फाइल चलता था मेन, index.js चलता था ना सबसे पहले। अगर मैं index.app.js को कमेंट कर दूँ और index.js में कोड लिख दूँ, पहले कौन सा चलता था, इंडेक्स चलता था। इसमें सबसे पहले चलता है ऐप वाला, app.js, जो डैश डाल के ऐप लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले ये वाला चलता है। सही, अब इसमें देखो पेज बेस राउटिंग होता है। हमने देखा पेज बेस राउटिंग कि हमारे पास पेज बेस राउटिंग होता है। अगर तुम यहाँ पे एक फोल्डर या फाइल बना लो, तो यहाँ तुम एक फाइल बना लो, किस नाम से बनाऊँ, कोई नाम बताओ। तो यहाँ मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। सही, यहाँ पे एक नया फाइल बना लिया। सही, और यहाँ मैं कर देता हूँ RAFC और इसको मैं कर देता हूँ। सही, अब हम लोग रिएक्ट में क्या करना पड़ता था, हमें राउटिंग करनी पड़ती थी। अगर मैंने यहाँ पे एक और पेज बना लिया तो उसको मुझे राउटिंग करना पड़ता था, राउट बताना पड़ता था कि यार राउट को ये खुलेगा। सही, लेकिन इसमें क्या होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। इसमें मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा, अच्छा ठीक है भाई, ये किस लिए बंद हो गया भाई, अच्छा मैंने उसमें चेंजेस किया था ना कॉन्फ़िगरेशन में। सही,
कॉन्फ़िगरेशन में जब भी तुम चेंजेस करोगे रुक जाता है। सही है, अगर तुम इसके कॉन्फ़िगरेशन जो भी ये कॉन्फ़िग फाइल है इसमें तुम चेंजेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये चेंजेस हुए दोबारा से चलाओ, तो मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ, अब देखना क्या होगा। खुल जा भाई। सही, अब देखो मैंने यहाँ पे एक और बनाया था पेज, किस नाम से बनाया था, न्यू राउट करके। अब यहाँ तुम स्लैश डाल के न्यू राउट करोगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा। सही, जैसे HTML CSS में होता है वैसे बिल्कुल सेम इसमें ही सेम चलेगा। तुम फाइल का नाम लिखते रहोगे ऑटोमेटिक होते रहेगा। सही, इसमें राउटिंग तुम्हें नहीं करना पड़ता है, उसमें हमें राउटिंग करना पड़ता था, इसमें नहीं करना पड़ता, इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग उठा लेते हैं। सही, अब फर्स्ट कर लो तुमने कोई कंपोनेंट बनाया है। सही, कोई कंपोनेंट बनाया है, अब वो पेज थोड़ी है, वो कंपोनेंट है, फिर वो तुम कहाँ बनाओगे। सही, इसको रूट पे बनाओगे। सही, पेज के अंदर नहीं बनाओगे। सही, पेज बेस्ड राउटिंग होता है, मतलब कि पेज के अंदर जितना भी हो समझ लो राउट है। समझ लो तुम्हारे यहाँ पे जो index.js है ये समझ लो index.html है। इसके बाद तुम सिलेक्ट डाल के लिखते रहोगे राउट और तुम्हारे पास खुलता रहेगा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे कंपोनेंट का वो बनाना पड़ेगा। यहीं पर तुम कंपोनेंट का वो बना लोगे, फोल्डर। सही, अब तुम इसके अंदर अपना कंपोनेंट बनाओगे। सही, चलता कौन सा, मेरा पेज वाला चलता है। सही, इसके अंदर मेरे पास अगर एक और फोल्डर होता, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ नाम होता, सही। देखो मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक और वो बना दिया, राउट बना दिया है। सही, अब मैं इसको कैसे खोलूँगा, अगर मुझे ये वाला पेज ओपन करना है तो मैं कैसे करूँगा, बताओ बताओ। अभी तो मैंने बताया था कि हमारे जैसे नॉर्मल HTML में हो जाता है वैसे सेम हो जाता है। सही, यहाँ मैं लिखूँगा न्यू फोल्डर, और उसके अंदर क्या था मेरे पास, अनदर राउट के नाम से था ना। सही, तो वैसे खुल गया। सही, अब इसमें लिंकिंग कैसे करते हैं। सही, इसमें ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हुई भी हैं। सही, राउटिंग उसमें ऑटोमेटिक हुआ है। अब मुझे लिंकिंग करना है, जैसे कि हम लोग उसमें लिंक यूज़ करते थे रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट करके। सही, तो इसमें हम लोग लिंकिंग कैसे करेंगे, इसमें हमें पास लिंक होता है। सही, इसमें हमारे पास लिंक होता है। सही, अब देखो लिंक इंपोर्ट कहाँ से होगा, नेक्स्ट लिंक से। सही, तो वो जो चीज़ भी होगा इसके अपना ही होगा। सही, ये फ्रेमवर्क है, इसका जितना भी चीज़ होगा इतना इसका अपना खुद का होगा। सही, मैंने नेक्स्ट लिंक से लिंक को इंपोर्ट कर लिया। सही, मैं तो कर देता हूँ गो टू, सही। हम लोग रिएक्ट में क्या यूज़ करते हैं लिंक के बाद, सही, लेकिन इसमें हम लोग यूज़ करते हैं href। सही, href हम लोग HTML में यूज़ करते थे, सेम इसमें भी हम लोग href यूज़ करेंगे। सही, अब मुझे इस वाले में भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा, सही, स्लैश सिर्फ फाइल का नाम लिखूँगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ URL को चेंज कर रहा है। ये भी सिर्फ वही काम कर रहा है जो रिएक्ट वाला लिंक करता था, वो भी यही काम कर रहा है। सही, ये भी जो है रिएक्ट वाला लिंक वाला ही काम कर रहा है कि ये जो URL है उसको चेंज कर रहा है। इसको मैं अगले लाइन पे कर देता हूँ, याद आ गया। सही, ये भी रिएक्ट वाला ही लिंक का काम कर रहा है। ये भी क्या करेगा, URL को सिर्फ चेंज कर देगा। सही, और URL चेंज हो रहा है तो इसमें राउटिंग खुद ब खुद ही हुआ है, फाइल बेस्ड राउटिंग, कि जो सा फाइल का नाम है वही इसका राउट है। सही, जो सा फाइल का नाम है वही इसका राउट है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको चले आना चाहिए वाले पे। सही, ये वाले पे आ गया। सही, देखो इसमें ही पेज रिलोड नहीं हो रहा है। रिएक्ट की वो क्या था, खासियत क्या था, वो वर्चुअल डॉम बनाता था, ये भी वर्चुअल डॉम बनाता है। सही, देखो इसमें ही पेज लोड नहीं होता, उसमें ही पेज लोड नहीं होता था। सही, अब हमें एक और सिर्फ चीज़ देखना था, हमारे पास हमने रिएक्ट में देखा था हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग था।
सही क्लाइंट साइड रेंडरिंग देता है, इसमें होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। अगर मैं इसका व्यू सोर्स खोलूँ, तो इसका मैं व्यू सोर्स खोलूँ तो देखना यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई होंगी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू राउट। सही, अब ये एसईओ करना इसके लिए आसान हो गया, इसको पता है कि पेज के अंदर कंटेंट क्या है। जूम कर दूँ, सही, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, कहाँ चले गया, खैर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ यहीं से कॉपी करके। सही, तो यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा वो लिखा हुआ आएगा। सही, अगर इसके अंदर मैं और चीज़ें लिख दूँ, सर देखना इसके अंदर सारा कंटेंट लिखा हुआ होगा। अगर मैं आज आगे इसको दोबारा से ओपन करूँ, उसमें से व्यू सोर्स, सही, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ वो मुझे नज़र आ रहा है वेबसाइट पे। सही, सर्वर से कंपाइल होके आ रहा है इसमें। सही, लेकिन उसमें क्या होता है, रिएक्ट में वो क्लाइंट साइड पे रेंडर करता है। सही, तो उसमें एसईओ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें मुझे अंदर कंटेंट नज़र आ रहा है, गूगल इसका वेबसाइट का कंटेंट डिलीट करना चाहेगा तो उसको मिलेगा, लेकिन रिएक्ट में उसको डिलीट करना चाहेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं रिएक्ट में जाकर इसको दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा ID रूट के नाम से डिप बना, बस के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नज़र आ रहा है? सही, ये ब्राउज़र पे आया कंपाइल हो रहा है, वो कंपाइल होकर ब्राउज़र पे आ रहा है। सही, तो इस वजह से उसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके नाम ने क्या और क्या देखना था, हेड देखना था कि हम लोग इसमें हेड कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मुझे हर पेज के लिए अलग से हेडर यूज़ करना है, तो मैं वैसे कंपाउंड इसमें कंपोनेंट ऐड करके, सही, देखो हेड भी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, नेक्स्ट हेड से। सही, मतलब कि जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है किसी लाइब्रेरी से नहीं हो रही है, इसका अपना ही है सब चीज़, तो इस वजह से ये फ्रेमवर्क है। सही, इसके अंदर अगर मैं टाइटल लगाना चाहूँ, टाइटल क्या करता है, तो एक बार टाइटल होता है वो होता है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं न्यू राउट। सर, और मेटा टैग वगैरह मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। सही, तो मैं यहाँ पे न्यू राउट के नाम से टाइटल आ चुका है। सही, अब हर पेज के लिए मैं अलग से टाइटल लगा सकता हूँ, इसके लिए मैं अलग से टाइटल लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए हेड भी खोलूँगा, सही, और मैं यहाँ पे क्या नाम था उसका, न्यू फोल्डर। सही, तो इसका भी अलग, इसका अलग टाइटल है, उसका अलग टाइटल है। रिएक्ट में ये काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सही, अब हर पेज में मैं अपने लिए अलग से मेटा भी लगा सकता हूँ। सही, अपनी मर्ज़ी से अलग पेज में, हर पेज में अपने मर्ज़ी से मेटा लगा सकता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें अलग लिखूँ और उसमें अलग लिखूँ। सही, इसके अंदर हम लोग CSS भी लिख सकते हैं, CSS का टैग खोल के, स्टाइल का टैग खोल के इसके अंदर हम लोग CSS भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर वो थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है। सही, और इसका तुम बिल्ट इन CSS होता है। सही, अगर तुम इसमें जाओगे ऐप वाले में तो यहाँ पे इसने CSS को इम्पोर्ट किया हुआ है। सही, डायरेक्ट मेन पेज पे इसने CSS को इम्पोर्ट कर लिया है। सही, ये कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, स्टाइल से हो रहा है, global.css, स्टाइल का फोल्डर है मेरा, ये रहा। सही, इसके अंदर global.css को इसने इम्पोर्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो वहाँ पे भी चेंजेस होता रहेगा। सही, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर इसका अपना इमेज का टैग है। सही, इसके अंदर इसका अपना इमेज का टैग है। सही, वो क्या करता है, इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देता है खुद ब खुद ही। सही, इमेज का साइज़ जो है वो कम कर देता है ऑप्टिमाइज़ करके। अगर मैं यहाँ पे कोई सा इमेज यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ करूँगा इमेज का टैग। सही, कहाँ से होगा, नेक्स्ट इमेज से ही होगा। सही, जितनी भी चीज़ें होंगी इमेज का ही वहीं से होंगी। जो चीज़ इम्पोर्ट करूँगा नेक्स्ट जेएस से ही करूँगा। कोई इमेज पड़ा हुआ है इसमें, सही, ये वर्सल वाला ही यूज़ कर लेता हूँ, वर्सल.svg। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे src में देता हूँ। सही, इसमें src में दूंगा मैं वर्सल डॉट एस, ठीक है ना, हाँ यूज़ किया था। सही, इसमें एक एरर आया,
एरर देख लेते हैं, एरर कितनी आया। इतना ज़्यादा जूम हो गया ना। सही, इसने क्या कहा कि इसमें विथ का जो प्रॉपर्टी है, विथ और हाइट, वो रिक्वायर्ड होता है। सही, जब भी मैं ये दूंगा इमेज का अलग टैग, तो इसमें विथ और हाइट जो है रिक्वायर्ड है। तो मैं विथ और हाइट भी दे देता हूँ। मैं विथ दे देता हूँ 50 पिक्सल और हाइट 50 पिक्सल दे देता हूँ। हाँ, ये ऑप्टिम खुद ब खुद ही वो छोटा बड़ा कर रहा होता है साइज़ के हिसाब से। पैसा तेज में देना चाहो। हाँ, इसमें बता दूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आता है। सही, तो मैं तो नॉर्मल इमेज ही यूज़ करता हूँ। सही, लेकिन अगर तुम इसका इमेज यूज़ करोगे तो तुम ऑप्टिमाइज़ करना नहीं पड़ता इमेज को। सही, तुम ये कर सकते हो कहीं और से इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ पे अपना टैग लगा के यूज़ कर लो, तुम ये भी कर सकते हो। सही, ये खुद ब खुद ही इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देता है कि इमेज का साइज़ वगैरह है वो कम कर देता है। सही, अगर 1 MB का इमेज था तो उसको कम करके 100-200 KB में कर देता है, ये सीन करता है ये। सही, हर चीज़ को लाइट वेट बना रहा होता है। सही, यहाँ पे इसने वार्निंग दिया हुआ है कि अल्टर का जो वो है वो भी मिसिंग है इमेज के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है मिसिंग है। सही, विथ नहीं दे रहा तो एरर आ रहा था। सही, अल्टर नहीं दे रहा तो अल्टरनेटिव टैग, तो वो वार्निंग दे रहा है मुझे। खैर, इसके अलावा मैं और क्या देखा था इसमें, क्या नाम है, प्रोडक्शन में कि क्या चीज़ें इसमें और नहीं होती हैं। सही, SRC हमने देख लिया, SSR सर्वर साइड रेंडरिंग, राउटिंग हमने देख लिया। सही, एक मतलब हम लोग सिर्फ ऐप राउटिंग भी देख ही लेते हैं। सही, ऐप राउटर जो है इसका वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्या कह रहे हो? इसमें क्लाइंट साइड करके देखो, इसमें नेक्स्ट जेस पे जब वो जो यूज़ क्लाइंट यूज़ करते हैं वो उसमें यूज़ करते हैं ऐप राउटर में। इसमें मेरे ख्याल से यूज़ क्लाइंट वर्क नहीं करता है। अगर मैं इस पर करूँ यूज़ क्लाइंट, ठीक वाला पेज था ना। सही, इसमें वर्क नहीं करता। यूज़ क्लाइंट जो होता है वो उसमें वर्क करता है, मेरे ख्याल से ऐप राउटर पे वर्क करता है। क्या कह रहे हो? ऑन क्लिक बना लेते हैं। कौन सा था, यही वाला था ना? अच्छा, टैक्स नहीं रखना है इसके अंदर। सेव कर दिया जो आ तो रहा है कंसोल में। अगर यूज़ क्लाइंट हटा दो इसमें तो तुम ये कह रहे हो। सही, वो ऐप राउटर में इशू आता है। सही, ऐप राउटर जो होता है वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट भी बनाता है और सर्वर साइड कंपोनेंट भी बनाता है। हाँ, ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाता है लेकिन SSR करता है, मतलब कि सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करता है। लेकिन कंपोनेंट इसमें सिर्फ क्लाइंट साइड बना सकते हो तुम, इसमें तुम सर्वर साइड कंपोनेंट नहीं बना सकते हो। सर्वर साइड कंपोनेंट सिर्फ ऐप राउटर में बना सकते हो। सही, और सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होता है, बैकएंड का हिस्सा होता है कि तुम सर्वर साइड कंपोनेंट के अंदर डेटाबेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। क्या, 2 मिनट रुकना।
खैर तुम लोग एक बताओ, ऐप राउटर ही बना लेते हैं। सही, ऐप राउटर में अगर हम लोग पेज राउटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अपना लेआउट खुद बनाते हैं। सही, हमें लेआउट बनाना पड़ता है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है। सही, जैसे कि तुम्हारे पास इशू आ रहा था कि हेडर सब में बार बार कॉल कर रहे थे, साइड बार तुम सब में बार बार कॉल कर रहे थे, तो मैंने कहा था लेआउट बना लेने। सही, अगर तुम ये यूज़ करोगे तो इसमें लेआउट खुद बनाना पड़ेगा। सही, एक मतलब इसमें हम लोग लेआउट बना के भी देख लेते हैं। क्या कह रहे हो? जब तक प्रोजेक्ट बना दूँ ना वाला। सही, तो मैं सीढ़ी करके वापसी आ रहा हूँ। भाई क्या हो गया मेरे इसको? क्या यस कर दूँ? चलो टेलविन से यस कर लेते हैं। सही, एसआरसी को नहीं रहने देते अभी के लिए। सही, ऐप राउटर को यस कर देते हैं और इसको भी यस कर देते हैं, इसको भी यस कर देते हैं। यार इसको यही मसला है, इसको जब भी यस करो ना, यार इसको भी यस कर देते हैं। सही, टेलविन वगैरह यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सही, जब तक हम लोग इसमें एक बार लेआउट बना लेते हैं। सही, एक बार इसमें हम लोग लेआउट बना लेते हैं। हाँ, सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दे देगा बाई डिफ़ॉल्ट। कहाँ से स्टार्ट है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? सही, इसमें आता हूँ, मेरे पास एक फर्स्ट कर लो हेडर है, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ हेडर के नाम से। सही, और हेडर के अंदर मैं हेडर ही बना लेता हूँ। सही, अब एल आई के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा? लिंक यूज़ करूँगा। क्या चीज़? हाँ, एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक का भी इशू नहीं होता है। सही, चलता सेम ही है। अगर तुम इसको इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करोगे तो लिंक भी पीछे एंकर टैग ही बना रहा होता है। सही, तुम लिंक भी यूज़ कर सकते हो, एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम दूसरी वेबसाइट का वो देना चाह रहे हो। सही, इसमें ही तुम वो सारी चीज़ें दे सकते हो जो तुम एंकर टैग में दे सकते हो, जैसे कि तुम टारगेट ब्लैंक दे सकते हो उसमें। सही, तुम इसमें टारगेट ब्लैंक भी दे सकते हो, ये जो ऑप्शन। सही, तो उसमें सारी चीज़ें तुम दे सकते हो, तुम एंकर टैग में दे सकते हो। सही, इसमें यूज़ करता हूँ एच और एच में मैं अभी के लिए सब में हैश डाल देता हूँ। कहाँ चले गया भाई? सही, इंडेक्स वाला नहीं बनाएंगे। इंडेक्स वाला तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होम पेज होता है वो होता है ना। हमें किस में बनाना होगा? जो हमारा मेन पेज है, मेन पेज कौन सा हमारा? ऐप वाला है ना, इसमें मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसमें पहले से कंपोनेंट लगा हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको रिटर्न को वो कर लेता हूँ। सही, इसमें सबसे ऊपर में क्या आएगा? क्या कितने दे रहा है? सही, सबसे पहले हेडर आएगा, कंपोनेंट तो बीच में आएगा ना। सबसे ऊपर क्या आएगा मेरे पास?
सजेशन क्यों नहीं दे रहा? सही एरर किसका दे रहा है? क्योंकि हमने रिटर्न करके 3 चीज़ को रिटर्न किया हुआ है, रिटर्न के बाद सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न होता है। तो क्या हो रहा है भाई? अब हेडर के नीचे मेरे पास ये होगा। सही, अब मैं आता हूँ, अगर मैं इसको रन हो रहा था नहीं सही, मैं इसको जिस तरीके से नज़र, इसको मैं थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। इसमें आया, स्टाइल में आया, और जो भी मेरा हेडर को मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सही, अब मुझे इसके अलावा किसको करना है? नेफ को करना है। नेफ के अंदर जो यूएल है, तो इसको क्या करना है? डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, और अलाइन आइटम सेंटर, कॉलम गैप दे दिया मैं 20 पिक्सल। सही, तो अभी कुछ देखने लायक लग रहा है, लेकिन इसमें से यूएल में से वो भी हट जाएगा। सही, क्या होता है? लिस्ट स्टाइल डन। सही, सारी चीज़ें हो गई। मैं देखो ये लेआउट बन गया है। अब ये हेडर ऐसे ही रहेगा, अब सिर्फ अंदर का नीचे का कंटेंट चेंज हो रहा होगा। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें लिंक लगा देता हूँ उसके वाले पेज में जाने के लिए। पेज का यूआरएल क्या है? न्यू फोल्डर स्लैश अनदर राउट। सही, आपस में चिपक गया, तो उसमें वी भी डाल देता हूँ एक। सही, अब देखो मैं इसमें क्लिक करूँगा, देखो हेडर चेंज नहीं हो रहा है, हेडर हिल अभी नहीं है, हेडर जैसा है वैसे ही रह रहा है। सही, सिर्फ अंदर का क्या चेंज हो रहा है? अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। सही, ये लेआउट मैंने अभी खुद से बनाया है, कस्टम बनाया है। लेकिन अगर मैं ऐप राउटर यूज़ करता तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट बनाने का ऑप्शन हुआ होता है, लेआउट डॉट JSX करके एक वो बना हुआ होता है। अगर मैं इसमें दोबारा से जाऊँ और इसको भी रन कर लूँ, सही, तो ऐप राउटर के अंदर भी ये चीज़ें CSS है, लेआउट डॉट JS है, और पेजेस डॉट JS है। सही, इसमें मेन कौन सा पेज होता है? पेज डॉट JS होता है। जो तुम पेज डॉट JS में लिखोगे वही चलेगा। सही, अगर लेआउट डॉट JS नहीं है उस वक्त, अगर लेआउट डॉट JSX है तो वही चलेगा। सही, इसके लिए मैं एक पेज और बना लेता हूँ। सही, इसको पहले रन कर लेता हूँ। यार ये 3001 में क्यों चल रहा है? 3001 में पहले से चल रहा था ना मेरे। जैसे ही मैं इसको चला रहा हूँ वैसे ही वो बंद हो जा रहा है पुराना वाला। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूछता है कि 3000 में पहले से कुछ चल रहा है तो दूसरे उसमें चला दूँ या नहीं चलाऊँ। सही, डायरेक्ट खुद ब खुद चला दे रहा है बिना पूछे हुए। है, देखो ये भी सही चल गया, बिल्कुल सेम इसका और उसका सेम लेआउट था। सही, इसका जो ऐप वाले में था सेम उसने बनाया हुआ है होम पेज। सही, अब देखो इसमें क्या होता है सीन, इसमें हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट पेज का नाम लिख रहे थे वो चल जा रहा था। इसमें तुम बनाओगे फोल्डर, तो इसमें तुम बनाओगे फोल्डर। सही, अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मैं सेम उसी नाम से बना लेता हूँ, न्यू राउट के नाम से। सही, इसमें तुम बनाओगे न्यू राउट के नाम से फोल्डर। अब इसके अंदर तुम बनाओगे पेज डॉट JS। सही, पेज डॉट JS या JSX।
जो भी तुम बनाना चाह रहे हो। सही, इसमें मैं वही कर देता हूँ RAFC। और सही, अब इसमें तुम क्या लिखोगे, न्यू राउट डॉट, जो भी लोकल हाउस में चल रहा है तुम क्या लिखोगे उसके आगे, न्यू राउट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और स्लाइड डाल के उसको पेस्ट कर देता हूँ। सही, तो अब ये सही चल रहा है मेरा। सही, मेरा कौन सा पेज चल रहा है, पेज डॉट JSX चल रहा है। हमेशा क्या चलेगा मेरे पास, पेज डॉट JSX चलेगा। सही, लेकिन अगर इसमें मेरे पास एक और होता है लेआउट डॉट JSX, तो इसमें मेरे पास एक और होता है लेआउट डॉट JSX। जैसे उसको मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ एडमिन। सर फर्स्ट कॉलम में सबके लिए अलग अलग रोल बनाना चाह रहा हूँ, एडमिन के लिए अलग होगा और यूज़र के लिए अलग होगा। सही है, उसमें कर देता हूँ RAFC। सही, इसको यहाँ पे मिलना नहीं है, इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब एडमिन मिलेगा। सही, चल गया। देखो अब कौन सा चल रहा है, पहले कौन सा चल रहा था, पहले कौन सा चल रहा था, पेज वाला चल रहा था, अब कौन सा चल रहा है। सही, देखो कॉल मैंने सेम किया हुआ है। सही, अगर लेआउट नहीं होता तो कौन सा चलता, पेज वाला चलता। तो जैसे ही मैंने लेआउट बनाया, अब लेआउट वाला चल रहा है। क्या कह रहे हो, सिलाई डाल के पेज डाल दूँ, मैंने सिर्फ एडमिन लिखा है। सही, यूआरएल पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन लिखा है। सही, देखो अगर मेरे पास लेआउट होता तो पहले लेआउट चलता है। सही, अगर लेआउट होता तो लेआउट पकड़ता है, अगर लेआउट नहीं होता फिर पेज को टारगेट करता है। यार ये तो नेमिंग कन्वेंशन की वजह से ऊपर नीचे आ रहा है। सही, फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर उसका ऊपर नीचे कोई लेना देना नहीं होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। सही, P बाद में आता है, L पहले आता है, जिसमें से नहीं नहीं नहीं, वैसा सीन नहीं है कुछ भी। सही, जब इसको लेआउट डॉट JSX मिलेगा तो लेआउट डॉट JSX को चलाएगा। क्या कह रहे हो, अगर लेआउट डॉट JSX को हटा दूँ, सिर्फ JS कर दूँ, सही, इसको जब भी लेआउट मिलेगा तो ये लेआउट ही वाला चलाएगा। सही, जब भी इसको लेआउट मिलेगा तो ये लेआउट वाला ही चलाएगा। सही, अगर उसको लेआउट वाला नहीं मिला जब जाके ये पेज चलाएगा। सही, अब जो लेआउट के अंदर मुझे चीज़ें मिल रही होती हैं, सही, चिल्ड्रन करके ऐसे करके मुझे मिल रहा होता है। सही, जब भी लेआउट चलता है तो मुझे लेआउट के अंदर मुझे चिल्ड्रन मिलता है। सही, अब इस चिल्ड्रन के अंदर मुझे ये वाला पेज मिल रहा होता है। सही, हाँ सही, अब लेआउट के चिल्ड्रन के अंदर मुझे वाला पेज मिल रहा होता है। सही, इस पेज को मैं जहाँ यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बना दूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ डिव। सही, अब लेआउट के नीचे मैं इस पेज को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पेज को लेआउट के अंदर कॉल कर दूँगा। सही, देखो यहाँ पे पेज नज़र आ रहा है। सही, इस पेज के अंदर कुछ और लिखा हुआ था। सही, अब देखो ये मुझे बना बनाया लेआउट प्रोवाइड कर रहा है। सही, अब ये मुझे बना बनाया जो लेआउट है प्रोवाइड कर रहा है। बस कल मेरे पास एडमिन के लिए एक अलग हेडर होता। सही, एडमिन के लिए मेरे पास एक अलग से हेडर होता। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक हेडर के नाम से, उसको मैं क्लास में दे देता हूँ, एडमिन हेडर ही दे देता हूँ। जाओ तो वाले उसमें बनाया था ना। सही, पेज वाले ने बनाया था, ऐप राउटर वाले में नहीं बनाया था। सही, तो इसमें आके मैं CSS में ही लिख देता हूँ चीज़ें जो भी मुझे लिखना है। यहाँ पर CSS था तो यार तेरा। सही, एडमिन हेडर को क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग देना है। सही, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं अभी के लिए। अच्छा हाँ, टेलमेंट तो यूज़ किया हुआ था, खैर अब तो कर दिया।
टेलविंड पहले से यूज़ हुआ था, मुझे अभी याद आ रहा है। सही, वो दो तीन प्रोजेक्ट एक साथ बनाया मैंने, इस वजह से याद नहीं रह रहा है। सही, उसको फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 20 पिक्सल। खैर मेरे पास ये बन गया है एडमिन हेडर के नाम से। सही, अब मैं क्या यूज़ करता हूँ, एडमिन हेडर को यूज़ कर लेता हूँ एज ए हेडर। सही, देखो मेरे पास एडमिन हेडर बना हुआ है। सही, अब मैं इसको इनलाइन ही सीएसएस कर लेता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ कुछ। सही, इसको मैं दे देता हूँ बीजी। सही, इसको मैं रेड कलर इस वजह दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नज़र आए कि हेडर में कहाँ से कहाँ तक का है। सही, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हेडर है। सही, लेआउट के अंदर मैंने हेडर को फिक्स कर दिया और जो पेज के अंदर कंटेंट लिखते रहूँगा वो हेडर के नीचे आते रहेगा। सही, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एडमिन डैश। सही, और अगर मेरे पास फर्स्ट कर लो वो भी होता। सही, एक साइड बार ही बना लेते हैं। सही, साथ के साथ एक साइड बार ही बना लेते हैं। सही, तुम ज़रूरी नहीं कि कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट ही बनाते रहो। कंपोनेंट के अंदर एक एडमिन का फोल्डर बना लेते, उसके अंदर भी दोनों रख देते तो खैर था। सही, कोई इशू नहीं था। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ RFC और यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे साइड बार। सही, अब जो साइड बार होता है उसको हम लोग टैग नाम देते हैं असाइड। सही, टैग जो होता है हमारा वो असाइड होता है। सही, और इसको मैं दे देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। सर, इसको मैं आगे हाथ से हार्ड कोडिंग विथ दे रहा हूँ 300 या 350 पिक्सल। क्या कह रहे हो यार, ये टेलविंड ही यूज़ कर लेता हूँ। सही, इसको वेट में दे देता हूँ अभी के लिए। सही, इसको मैं वो दे रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे करके भी ले लेता है, हमने देखा था नहीं ये कि टेलविंड में अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई वेट देना चाह रहे हैं स्पेसिफिक वेट, तो हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं। सही, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बीजी, ब्लू ब्लू कर देता हूँ कुछ ब्लू टाइप का कोई कलर। सही, और हाइट भी देना पड़ेगा इसको मुझे। H100 करके होता है ना इसमें, H100 की क्लास नहीं होती इसमें, H फुल होता है ना। हाँ, फुल होता है। सही, अब मुझे इसको कहाँ यूज़ करना है, लेआउट को यूज़ करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक और डिप बना के, इसको जब भी मैं JS नहीं करता, सेकेशन नहीं देता JS करने के बाद। क्या था, एडमिन साइड बार था ना। सही, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले ये हाइट किसने नहीं लिया, हाइट फुल 100% लिया होगा। सही, तो मुझे क्या देना था 100। सही, 100 VH की क्लास नहीं होती इसमें, H स्क्रीन होता है। हाँ सही, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सही, इसको CL इसमें दे सकता हूँ मैं, CACL होता है ना, CALC होता है ना। सही, उसमें से मुझे क्या करना है, 100 VH में से माइनस करना है हेडर की वेट। सही, हेडर की हाइट कितनी है मेरे पास, 30 पिक्सल है ना। तो मैं क्या करूँगा, 100 VH माइनस 30 पिक्सल। सही, लिया तो अभी भी नहीं है ये, इस तरीके से लेता है ये CACL, ये इस तरीके से लेता है, किसी को पता है? हाँ, मैंने भी नहीं दिया आज तक। खैर, मैं असाइड कोई टारगेट। क्या कह रहे हो?
क्या कह रहे हो? हाइट फुल स्क्रीन कर दूँ? यार ओवरफ्लो ये थोड़ी करेगा। ओवरफ्लो हिडन अगर इस पर मैं लगा दूँ तो अगर इसका कंटेंट अंदर का ओवरफ्लो हो रहा हो तो ये इसको ओवरफ्लो होने से रोकेगा। लेकिन अगर मुझे इसको ओवरफ्लो होने से रोकना है तो मुझे बॉडी पे लगाना पड़ेगा। सही, लेकिन बॉडी पे हम लोग लगाते ही नहीं, फिर हमारा स्क्रॉल ही रुक जाता है पूरा पूरी। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है वो देके, हाइट देके। खैर अभी स्क्रॉल आने देते हैं, सही अभी के लिए तो आने देते हैं ना। सही, तो स्क्रॉल आ रहा है मेरे पास। सही, ये इतना 300 पिक्सल इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है। सही, बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है। सही, ये ओरिजिनल ही है ऐसा है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लेआउट कहाँ था? सही, इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? फ्लैक्स देना पड़ेगा। क्लास दिया फ्लैक्स। सही, आमने सामने आ गया। सही, ये जो स्लाइड आ रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो जब बना रहे तो सही से बना लेते हैं। सही, जब बना ही रहे तो सही से ही बना लेते हैं। सही, हेडर के अंदर मैं हेडर को ही थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये मैं एडमिन हेडर 80 पे होता है। सही, मैक्सिमम जो होता है वो 80 पे होता है, जो नॉर्मली हम लोग रखते हैं। और जो भी असाइड है, असाइड को ही मैं एक क्लास दे देता हूँ अलग से भी। क्या कह रहे हो? खैर हम जब CSS लिख रहे हो लिख ही लेते हैं ना थोड़ा बहुत भी। सही, थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं। सही, असाइड में क्या मैं इसको कर देता हूँ हाइट CLC और 100 VH में से माइनस कर दो 80 पिक्सल। सही, और साइड में से मैं यहाँ से वो हटा देता हूँ। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सही, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सही, अब देखो सही हो गया। सही, अब देखो इसमें स्क्रॉल भी नहीं आ रहा है। खैर ये मेरा लेआउट बन गया। सही, मेरा ऐसा लेआउट बन गया। अब देखो एडमिन के अंदर जितना भी पेज है वो सब इससे होते हुए गुजरेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन के अंदर ये मेरा मेन पेज हो गया एडमिन का। सही, एडमिन का मेरा मेन पेज हो गया। सही, इसके अलावा मेरे पास और भी होता है पेजिस लेआउट के अलावा और भी होता है। error.jsx भी होता है, loading.jsx भी होता है। सही, 404.jsx भी होता है। बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन अभी हम लोग दो ही पे चलते हैं। सही, फर्स्ट कलर मेरे पास एडमिन के अंदर एक और चीज़ है, सेल के नाम से एक और चीज़, एक और फाइल है उस सेल के नाम से। सही, अब इसके अंदर मेरे पास page.jsx है, page.jsx। सही, इसको मैं कर देता हूँ RF सेम। सही, इसमें नेमिंग कन्वर्जन का कोई इशू नहीं होता है, नाम कुछ भी रख सकते हो तुम। सही, कंपोनेंट का नाम उसमें हमारे पास वो होता था कि वैलिडेशन होता था। सही, लेकिन कंपोनेंट का नाम का जो पहला डिवाइड है वो कैपिटल ही होगा। सही, इसमें पेज बिल्ड राउटिंग है तो इसमें हमें राउटिंग के लिए कंपोनेंट का नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें फोल्डर का नेम ही यूज़ होता है, तो कंपोनेंट का नाम से इसको कोई लेना देना नहीं है, नाम कुछ भी रख दो। सही, अब देखो एडमिन डैशबोर्ड पहला जो उसका मेन पेज था वो एडमिन डैशबोर्ड था, उसके अंदर सेल का ही नाम से एक और है। सही, यहीं पर मैं राउटिंग भी कर देता हूँ कि BR डाल के, और यहाँ मैं कर देता हूँ लिंक यूज़ किया। सही, मुझे क्या डालना पड़ेगा? अगर मुझे सेल्स वाले में जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ सेल लिखना पड़ेगा। सही, हमने क्या देखा कि इसमें HTML वाला लग तो रहा है देखने, लेकिन HTML वाला है ही नहीं। सही, हमें सिर्फ URL चेंज करवाना होता है। सही, तो URL में क्या लिखूँगा? /admin/सेल। बस मुझे राउट बताना पड़ता है कि किस राउट पे। अगर मैं यहाँ पे देखो /admin/सेल लिख दूँ, सही, मेरा सेल वाला पेज खुल रहा है। सही, बस मुझे ये वाला URL को रखाना पड़ता है कि इसमें क्लिक होता है तो URL चेंज हो जाता है। नहीं, इसमें वो वाला सीन नहीं कि फाइल का हम लोग लोकेशन नहीं बताते, इसमें हम लोग सिर्फ राउट बता देते हैं। सही, ये भी राउटिंग कर रहा है, अपने बेस पे ही राउटिंग कर रहा है, जैसे कि रिएक्ट में राउटिंग होता है बिल्कुल सेम इसमें ही राउटिंग हुआ है, लेकिन इसने फाइल के नाम से राउटिंग खुद से बना दिया है। सही, तो हमें सिर्फ राउट बताना पड़ता है कि किस राउट पे जाना चाह रहे हैं।
सही हमें फ़ाइल नहीं बताना पड़ता, फ़ाइल कहीं पे भी रखा हुआ, हमें सिर्फ राउट बताना था कि हम लोग किस राउट पे जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने बता दिया कि हम लोग को इस राउट पे जाना है। सही, अगर मैं यहाँ पे आऊँ दोबारा से, सही इसमें क्लिक करूँगा तो ये ले जा रहा है सेल पे। सही, इसके अलावा मेरे सेल के अलावा और भी पेजेस होते तो उसको भी मैं ऐसे करके लिंक कर सकता था आपस में। अब देखो ये लेआउट किसके लिए बन गया है? सही, ये एडमिन के लिए लेआउट बन ही गया है। सही, एडमिन के लिए लेआउट बन गया है। इसी के अलावा अगर मेरे पास एक और होता, एडमिन के अलावा मेरे पास मेन सिर्फ यूज़र के लिए भी होता, सेम यूज़र के लिए भी। सही, तो इसका भी अब अलग से लेआउट होता, सब चीज़ का एक अलग से होता है। सही, इसके लिए मैं बना लेता हूँ एक लेआउट डॉट JSX। सही यार, ये क्या कह रहे हो? ये देखो ये वाला जो है इसमें तुम अगर लेआउट लगा दो तो ये सब में बन जाएगा, तो अलग हो जाएगा ना, दो दो हेडर हो जाएगा फिर। सही, अगर तुम यहाँ पर भी हेडर लगा दो, हाँ ये वाला भी हेडर आ जाएगा, वो वाला हेडर भी आ जाएगा। देखो ये तो मेन लेआउट है ना। सही, अगर तुम मेन लेआउट में रखोगे तो मेन लेआउट पे ही आ जाएगा जैसे है। सही, अब ये इसके ऊपर है तुम क्या करना चाह रहे हो। सही, अगर तुम मेन लेआउट के अंदर ही हेडर रख दोगे तो सब जितना भी है सब के अंदर से होता हुआ जाएगा वो। समझ लो तुमने ऐप में लगा दिया है हेडर, ये सीन है इसका मतलब ये। सही, इसके अलावा अगर मेरे पास एक और यूज़र है उसके अंदर भी लेआउट JSX से। सही, यहाँ मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है? सही, चिल्ड्रन मिलता है ना। सही, चिल्ड्रन के नाम से कौन क्या चीज़ मिलता है, इसके अंदर जो पेज मिलेगा वो होता है। सही, उसमें मैं लेआउट बनाना चाहूँ जैसे कि उसमें बनाया था एडमिन वाले में, तो उसमें मैं बना सकता हूँ। क्या, तो एक काम करते ना, उसी को कॉपी कर लेते ना। तो इसका नाम यूज़र हेडर रख देते हैं। यहाँ भी जहाँ जहाँ एडमिन हेडर लिखा हुआ है, क्या कह रहे हो? सही, नेम चेंज करने का तो इशू नहीं है। नेम अगर तुम नहीं करोगे, तुम फाइल का नाम बता दोगे तो ठीक है। फिर भी मैं इसे नाम चेंज करोगे मुझे पता हो कि कौन सा किसके लिए बना हुआ है। यार पूरे एडमिन वाले फोल्डर ही को कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी पेस्ट, और इसका नाम कर देते हैं यूज़र। सिस्टम का एकदम हालत ख़राब हो गया, कॉपी पेस्ट में रुक जा रहा है आगे। बन गए, दोबारा खोलना भी स्टक हो गया। एडजस्ट यार, ये होता है एक एक महीने में ना, पूरे दोबारा से क्लीन करते हैं ये लोग। अभी करेंगे, हो सकता है अभी, हो सकता है मंडे से नई क्लासेस हो तो उससे पहले ही करते हैं। वैसे मैं भूल के भी जाऊँगा।
सही, तो मैं इसको दोबारा से लेआउट को दोबारा से सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र डैशबोर्ड और गो टू अभी सेल रहने देते हैं। और यहाँ पे जितना भी एडमिन हेडर है तो उसको क्या करना था, यूज़र हेडर करना था ना। सही, और सेल वाले को मैं कर देता हूँ ऑर्डर्स कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर्स। सही, अब देखो ये पेज खुलेगा किस नाम से, जो मैंने यहाँ फोल्डर का नाम रखा थी वही उसी नाम से खुलेगा। सही, ये बात तो समझ में आ गई है ना सबको कि फोल्डर का फाइल बेस्ड राउटिंग है कि जो भी नाम होगा वही नाम लिखना पड़ेगा। खैर मैंने गलत जगह चेंज कर दिया क्या भाई, तो बोल रहा हूँ गलत जगह कर दिया कसम से यार। रिवर्स में नहीं हो रहा भाई ये, अच्छा हो गया रिवर्स। सही, एडमिन को मैं बंद करता हूँ, जिसको कर देता हूँ ऑर्डर। सही, जिस तरीके से हमने एडमिन के लिए अलग से बनाया था इसी तरह हम लोग यूज़र के लिए अलग से पूरा एक कंपोनेंट बनाए हुए हैं। सही, यूज़र के लिए मैं लिखूँगा यूज़र बिल्ला भाई। अच्छा वो बंद कर दिया था ना, नहीं नहीं मैंने बंद कर दिया था ना, उसको रन नहीं किया था दोबारा से। सही, टर्मिनल पे रन हो रहा था, मैंने उसको बंद कर दिया था पूरे को, VS कोड को ही बंद कर दिया था, तो इस वजह से ये बंद हो गया। सही, चेंजेस तो सारी चीज़ें मैंने कर दी थी, यहाँ पर मैंने कर दिया था चेंजेस, भाई उल्टा कर दिया पूरा 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 ही उल्टा कर दिया। एडमिन में सारा यूज़र वाला लगा दिया, यूज़र वाले में सारा एडमिन वाला लगा दिया। क्या हो गया ये, अच्छा अभी 3000 पे चला है, 3000 कोड उसको खाली मिला था। सही, अभी 3000 पे चला है। सही, अब देखो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो मुझे कौन सा चल रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। सही है, बाई डिफ़ॉल्ट वाला जो मेन पेज है वो चल रहा है। सही, मेन पेज वैसे में चल रहा नहीं है, लेआउट चल रहा है। सही, लेआउट के अंदर मेन पेज है वो कॉल हुआ हुआ है। सही, देखो लेआउट के अंदर मैं मेन पेज को रोक दूँ, जो चिल्ड्रन लिखा है उसको रोक दूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। सही, चल रहा क्या है, लेआउट चल रहा है। अगर जैसे ही इसको लेआउट मिलता है ये लेआउट चलाता है सबसे पहले, फिर इसके बाद अगर इसको पेज मिलता है, अगर लेआउट नहीं मिला तो फिर पेज ढूंढता है ये। खैर अब मुझे क्या करना था, स्लैश एडमिन डालना था तो एडमिन पैनल खुल जाएगा मेरे पास। सही, पूरा मुझे मेरे पास पूरा एडमिन पैनल खुल गया। इसी तरह अगर मैं स्लैश यूज़र डालूँ तो मेरे पास यूज़र पैनल खुलेगा। सही, मेरे पास यूज़र पैनल खुल गया। सही, इसको गो टू सेल में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा यूज़र और ऑर्डर्स। तो इसमें क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर पे ही लेके जाएगा। तो मैं बाहर कर रहा हूँ तो ये सही चल रहा है।
सही। अब इसके अलावा मेरे पास ऑर्डर के अलावा और भी पेज होता है, मैं यूज़र के अंदर बनाते रहता कि चेकआउट का अलग से पेज बना हुआ है, और इसी तरह एडमिन में अगर और भी रूल वगैरह हैं जैसे कि पेमेंट वगैरह का पेज, वो भी अलग बना सकता हूँ मैं सेपरेट। सही। इसके अलावा मैं और भी अगर यूज़र एडमिन के अलावा और भी मेरा रूल होता है उसके लिए भी अलग से मैं फोल्डर बना सकता था। खैर इसमें मेरा लेआउट और पेजेस के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। सही। अगर शुरू में तो हम लोग ऐप राउटर ही पढ़ वो पेज राउटर ही पढ़ेंगे। अगर हमारा बैक एंड में थोड़ा हाथ साफ हो जाए तो फिर हम लोग पेज राउटर भी थोड़ा देख लेंगे। हाँ सही, ऐप राउटर भी देख लेंगे, मैंने गलत कह दिया था। सही। तो पेज राउटर देखेंगे हम शुरू में, जितना भी हम लोग बैक एंड कोड लिखेंगे पेज राउटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सही। उसके बाद थोड़ा बैक एंड में थोड़ा हाथ साफ हो जाए तो उसके बाद हम लोग ऐप राउटर पे आ जाएंगे थोड़ा सा। सही। और ऐप राउटर हम लोग पढ़ेंगे नहीं पूरा। सही। क्योंकि इसमें नेक्स्ट.जेएस का सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि बताना कि फ़र्क क्या है रिएक्ट और उसमें। सही। मेन फ़र्क क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग का, ये याद रखना। मेन फ़र्क जो सर्वर साइड रेंडर का है, और रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, नेक्स्ट.जेएस जो है वो फ्रेमवर्क है। सही। किसके ऊपर बेस है, रिएक्ट के ऊपर बेस फ्रेमवर्क है। सही। अगर तुम रिएक्ट की वेबसाइट पे जाओ, सही, अगर तुम रिएक्ट की वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशन चेंज किया है क्या? सही। इन्होंने पहले अपने उसमें बताया हुआ था कि नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करना है। सही। अगर मैं इसको कर दूँ Ctrl+F, सही, डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं बहुत अरसे बाद उन्होंने चेंज किया। सही। यहाँ पे इसने नहीं, वही मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने चेंज किया है भाई। मैं रिएक्ट पे जाऊँगा, खैर तुम पुरानी वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था, जब हम लोग भी पढ़ा था तो उस टाइम भी इन्होंने किया हुआ था। सही। जब हम लोग पहली मरतबा देख रहे थे उस टाइम भी इन्होंने किया ही हुआ था, अभी पता नहीं क्यों चेंज किया। क्रिएट रिएक्ट ऐप। खैर यहाँ से भी इन्होंने हटा दिया है, वरना पहले ये लोग लिखे हुए थे, पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि नेक्स्ट.जेएस को यूज़ करो या किसी और को यूज़ करो। सही। अब ये सवाल उठ सकता है कि ये लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन में नेक्स्ट.जेएस को क्यों प्रमोट कर रहा है। सही। इनका अपना नुकसान नहीं हुआ क्या? सही। तो सीन कुछ ये होता है, नेक्स्ट.जेएस यूज़ ही रिएक्ट को कर रहा है। अगर मैं किसी को कोई सामान बेच रहा हूँ, कोई उससे खरीदे तो मेरे को कोई मसला थोड़ी होना चाहिए कि उससे खरीद रहा है। अगर मैं मेरे से सामान लेके उसको अच्छा से पैकिंग करके बेच रहा है तो मैं बोलूँगा उससे खरीदो, क्योंकि वो जितना ही बेचेगा वो खरीदेगा मुझसे ही। सही। मेरा ही सामान यूज़ हो रहा है। हाँ हाँ। सही। अगर रिएक्ट खत्म हो गया तो नेक्स्ट.जेएस भी खत्म हो जाएगा। सही। इस वजह से हम लोग रिएक्ट पढ़ाया कि मतलब कि कोर्स आउटलाइन में रिएक्ट था कि रिएक्ट अगर है तो नेक्स्ट.जेएस है, अगर रिएक्ट नहीं है तो नेक्स्ट.जेएस नहीं है। हाँ सही। सारी चीज़ें सेम है, बस कुछ चीज़ें जिसमें एक्स्ट्रा हैं। सही। कोई चीज़ें हटी नहीं है। सही। जो जो तुम चीज़ें रिएक्ट में यूज़ कर सकते हो सारी नेक्स्ट.जेएस में कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि राउटिंग जो अभी हमने देखा, पेज बेस्ड राउटिंग इसमें ऑटोमेटिक ही है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का। यार क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का हमने देखा तो था रिएक्ट और नॉर्मल नेक्स्ट.जेएस पे। क्या चीज़? यार एक तो होता है सर्वर साइड कंपोनेंट, एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। तुम क्या बोल रहे हो?
हाँ, और तुम्हारे ऊपर होता है, तुम क्लाइंट साइड को क्लाइंट यूज़ करके तुम क्लाइंट साइड पे ही भेज सकते हो कि इसको तुम क्लाइंट साइड पे ही चलाओ। हाँ सही, तुम कह रहे हो कि इसमें ऑन क्लिक इशू करता है। हाँ, अगर मैं इसको कौन सा वाला पेज है, तो पेज है कौन सा वाला, एडमिन डैशबोर्ड वाला, तो इसमें मैं एक बटन लगा लेता हूँ, एडिट लगा लेता हूँ। मैंने कहा कि मैंने ऐप राउटर बहुत कभी कभी ज़िंदगी में यूज़ किया, सही मेरे पास कभी ज़िंदगी में यूज़ केस आया ही नहीं ऐप राउटर का। तो हम लोग जब भी माइन स्टैक डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग अपना बैकएंड पूरा सेपरेट करते हैं और फ्रंट एंड पूरा सेपरेट करते हैं। सही, तो इसमें सीन कुछ ये होता है कि अगर मेरे पास एक बैकएंड बना हुआ है और मैं एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता बैकएंड का। सही, एक बैकएंड मेरा बना हुआ है, वो मैं वेबसाइट में भी लगा लेता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन में भी लगा लेता हूँ। और इसमें मुझे क्या लगाना था, ऑन क्लिक लगाना था ना। बस सर 2 मिनट, एक मतलब बस एक कोड चला के देख लें, उसके बाद फिर आप आ जाइए। सही, देखो मैं ऑन क्लिक ये मसला कर रहा है, ऑन क्लिक यही है ना। सही, तो मुझे इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमने याद दिखा है ऐप, जो ऐप राउटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है सर्वर कंपोनेंट, मतलब बैकएंड का कंपोनेंट बना रहा होता है, इसको लगता है कि बैकएंड का कोड है। सही, बैकएंड में ऑन क्लिक के नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो जब भी मैं बताऊंगा कि ये फ्रंट एंड के लिए कोड है, तो मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट। सही, तो अब ये सही चलेगा, जो वो एरर ख़त्म हो गया, जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। सही, अभी मैं ऑन क्लिक भी चलेगा, नजर आ रहा है। सही, अगर मैं यूज़ क्लाइंट नहीं लगाऊँ तो ये मुझे एरर दे देगा। सही, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझता है, ये सर्वर कंपोनेंट है। सही, बाय डिफ़ॉल्ट इसको लगता है ये सर्वर कंपोनेंट है। सही, सर्वर कंपोनेंट में ऑन क्लिक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। हाँ सही, यूज़ क्लाइंट लगाना पड़ेगा। खैर, आज की क्लास में हम यही ख़त्म करते हैं, मंडे से इंशाल्लाह हम लोग बैकएंड को स्टार्ट करेंगे। सही, तो देखो बैकएंड में मज़ा बहुत है, नोड जीएस भाई जो हमारा नॉर्मल है। सही, पहले हम लोग चला के देखेंगे। सही, एक सर्वर बनाएंगे सिंपल सा पिछली क्लास में, कि हम लोग समझेंगे बैकएंड होता क्या चीज़ है। सही, अब देखो फ्रंट एंड को सेट करके रखो, मई के शुरू में तुम लोग का हैकाथॉन है। सही, मई के पहले हफ्ते ही में होगा। सही, 12 घंटे का, और प्रैक्टिस करते रहो। अगर देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फालतू है। सही, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल ही फालतू है। सही, मुझे भी पैदाइशी तौर पे नहीं आता है सारी चीज़ें। सही, मैं भी तुम लोग की तरह इंसान ही हूँ। सही, हो सकता है तुम लोग का हो सकता है मेरा ज़्यादा दिमाग हो। सही, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसका IQ लेवल बिल्कुल ही ख़त्म है, लेकिन अच्छा डेवलपर है। क्यों? सही, पूरा पूरा गेम प्रैक्टिस का है। सही, अभी तुम एक चीज़ में फंस गए हो। सही, जैसे कि तुम कल फंसे हुए थे हेडिंग के मामले में। सही, अब तुमने एक बार कर लिया, ज़िंदगी में कभी तुम्हारा मसला आएगा, तुम्हें याद रहेगा तुमने इस तरीके से किया था। सही, और कोड को गिटहब पे पुश रखो। सही, तुम्हें याद आएगा तुमने ऐसे किया था किसी प्रोजेक्ट पे। सही, वो कहाँ है, गिटहब पे, तुम डायरेक्ट कोड देख लोगे खुद ब खुद ही। सही, अब तुम्हारे पास कोड रहेगा, तुम्हारे से याद भी रहेगा, तुम जहाँ भी फंसोगे तुम खुद ब खुद। सही, सबसे अहम सेल्फ लर्निंग अच्छी करो। सही, सबसे अहम चीज़ है सेल्फ लर्निंग। सही, 60% सेल्फ लर्निंग के ऊपर है, कि तुम कहीं खुद फंसो, अकेले बैठ के ही तुम पूरा पूरा प्रोजेक्ट बना दो। सही, किसी का ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये होता है सेल्फ लर्निंग। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हें बस इंटरनेट और टास्क दे दिया जाए, तुम बना के दे दोगे। सही, रिसर्च को अच्छी करो। अगर रिसर्च अच्छी नहीं है तो तुम नहीं बन सकते अच्छे डेवलपर। सही, पूरा गेम रिसर्च का है। खैर, तो